कील गर्म करते थे और उस कील को दूध में डाल देते थे आयरन के और लिए। महीने भर तक उस बच्चे को पिलाया जाता था। बहुत ज़्यादा कंजप्शन चाहिए तो वहाँ उन लोगों को उन एनिमल्स को आप इंजेक्शंस लगा के बहुत जल्दी प्रोड्यूस करने के लिए करते। तो जो बच्चों में कुछ ऐसा इम्बैलेंस भी देखने को मिल रहा है कि कोई कम एज का है वो ज़्यादा उनकी ग्रोथ हो रही है। एज में होने चाहिए, हाँ। वो उस एज से पहले सीक्रेट हो रहे हैं क्योंकि आप ऐसी चीज़ों के ज़्यादा कांटेक्ट में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेट हो रहे हैं जहाँ ज़रूरी नहीं है आपको वो चीज़ें में जाना, आप वहाँ भी जा रहे हैं। मोटापा भी बढ़ गया। हाँ, तो बेसिकली आपकी ओबेसिटी भी बढ़ेगी, आपकी एब्जॉर्प्शन जहाँ अच्छा 100% था आपके 20s की एज में, वहाँ 40 में आते आते वो 50% रह गया है। डे ऑफ प्रेगनेंसी टू 9 मंथ कंप्लीटेशन पे 10 to 15 kg वेट गेन ही करना होता है। अब डॉक्टर तो यही चाहेगा कि सेफ प्रेगनेंसी आगे तक रहे, तो वो उन्हें सप्लीमेंट्स देते हैं। अब जब आप एकदम से अपनी बॉडी में इतना सब कुछ एक साथ डाल, उस समय जब डिप्रेशन हो रहा है उस समय ऐसा क्या करें? धीरे धीरे डिप्रेशन आपका बढ़ेगा, एंजाइटी अटैक्स आएंगे और सीवियरिटी। आप कितना अच्छा आप एक्टिव हो, कितना अच्छा आपकी लर्निंग कैपेसिटी है, वो डिपेंड करती है आपके खुद पे, आपके फोकस पे। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप एक अच्छा हेल्दी डाइट रूटीन, एक्सरसाइज, नींद, इन सबको बैलेंस करोगे। हेलो मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। हेलो। एक्चुअली इस पॉडकास्ट का बहुत अच्छा ये मोटिव है कि यहाँ अपन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक न्यूट्रिशनिस्ट को जो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है अपने आज के एनवायरनमेंट के लिए, आज के लोगों के लिए, क्योंकि लोगों में बहुत सारी नॉलेज है और वो सारी नॉलेज सब सही नहीं है। न्यूट्रिशन को लेके सबके अपने अपने एक मिथ्स है, उन सारे मिथ्स को लेके वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। तो बेसिकली आज अपन कोशिश करते हैं कि ये मिथ्स उन्हें डाउट्स को क्लियर कर सके और बेसिक न्यूट्रिशन है क्या उसे क्लियर कर सके ना। लोगों को लगता है कि बहुत सारा खाना या कम खाना या नहीं खाना, सिर्फ फ्रूट्स पे रहना या सिर्फ पानी पानी पीना, ये सारी चीज़ों को फॉलो करके हम एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं और उससे ही वो बहुत सारी नई डिजीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो कोशिश करेंगे आज हम कि उनके कुछ मिथ्स क्लियर कर सके। हमें ये बताइए कि हम इंडियंस जो है वो पाम ऑयल बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, एम आई करेक्ट? जी मैम, एक्चुअली क्या है, आज से कुछ साल पहले हम जाते हैं, लगभग 15-20 साल पहले तक पाम ऑयल्स का इतना ट्रेंड ही नहीं था। बेसिकली हम लोग सरसों का तेल या घी या तिल का तेल यूज़ करते थे। पर कुछ नई थ्योरीज आई कि ये सारे ऑयल्स ख़राब हैं, आपको हार्ट ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं और उन्होंने पाम ऑयल्स को इंट्रोड्यूस किया। बेसिकली ये मार्केटिंग फंडा था पाम ऑयल्स को इंट्रोड्यूस करने का जनरल मार्केट में। तो लोगों ने सस्ता होने की वजह से ज़्यादा कंजप्शन शुरू किया और फिर इसको बढ़ाने का रोल रहा फ्राइड फूड्स का, क्योंकि फ्राइड फूड में आप ऑयल का कंजप्शन ज़्यादा करते हैं और सस्ते ऑयल का होगा तो वो ज़्यादा होगा। बेसिकली पाम ऑयल एक बार आप यूज़ करोगे तो वो आपको नुकसान इतना नहीं देगा, बट यहाँ रिफाइंड ऑयल्स को या पाम ऑयल्स को आप कंटिन्यूस डीप फ्राइंग्स में यूज़ कर रहे हो तो वो आपके हेल्दी फैट्स की जगह आपकी हार्ट ब्लॉकेज को ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो बेसिकली हम तो यही चाहेंगे कि आप बेसिक कुकिंग ऑयल्स पे आ जाइए, क्योंकि वो ही बेस्ट थे जो एशियन टाइम से चले आ रहे हैं। हार्ट डिजीजेज आज के 10 साल पहले, 15 साल पहले इतनी नहीं थी जो आज के 18-19 साल 20 साल के बच्चों में भी है। तो वो बेसिकली इन्हीं चीज़ों की वजह से हो रही है। आप हमें ये बताइए कि पाम ऑयल होता क्या है? ये किस फूड में होता है? बेसिकली पाम ऑयल इंडियन ऑयल्स में तो है ही नहीं। पाम ऑयल इंट्रोड्यूस हुआ अफ्रीकन कंट्रीज से, क्योंकि वहाँ बेसिक क्रॉप्स जैसे सरसों या प्योर घी या बेसिक क्रॉप्स जैसे आप तिल, ये बहुत कम या ना के बराबर था। तो वहाँ पे पाम ट्रीज जिन्हें हम ताड़ के पेड़ बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा होते थे। फिर उनके फ्रूट से उन्होंने एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया ये ऑयल कंटेंट और उसको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करते गए और मार्केट बढ़ाने के लिए ये सब तरफ फैल गया। तो ये प्रॉब्लम्स इसी वजह से बढ़ने लगी थी। इंडियंस में अभी पहले की बजाय अभी खान पान बिल्कुल चेंज हुआ है, आपके हिसाब से बताइए क्या चेंज आया है इतना? यस मैम, एक्चुअली वेस्टर्नाइज कल्चर्स में हम इंडियंस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं। वहाँ के फूड हैबिट्स को बहुत ज़्यादा हम लोगों ने अपनाया है, सबसे ज़्यादा रिफाइंड फॉर्म में
प्रोसेस्ड फॉर्म में फूड्स को हमने यूज़ किया है, और ये आज थोड़े दिनों का नहीं है, ये 10-15 साल से बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो 10-15 चुका है। साल से। तो वो इसीलिए कि हम इजी वे में जाना चाह रहे हैं, सब वर्किंग है, सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा फास्ट है, और सब चाहते हैं कि हम जितना जल्दी हमारी चीज़ों से फ्री हों। खाना भी अब उठाया, पैक्ड फूड है, ले गए खा लिया, पर उसमें सबसे ज़्यादा पाम ऑयल्स यूज़ होते हैं, सबसे ज़्यादा सैचुरेटेड फैट फूड्स होते हैं, सबसे ज़्यादा आप सॉल्ट इनटेक कर पाते हो, और बहुत ही गंदे प्रोसेस से वो बनाया जाता है। तो मैं किसी और कंपनी को नहीं, बाकी हम सबको ब्लेम करती हूँ जो हम अंधे होकर ऐसी चीज़ों को फॉलो करते हैं। बच्चों को हम पहले बचपन में सिर्फ रोटी खिलाकर भी तो बड़ा कर रहे थे, और आज हम कोशिश करते हैं कि सबसे ज़्यादा पैकेट फूड्स खिलाएं उनको। पैकेट फूड इंट्रोड्यूस कर करके हेल्थ और इम्यूनिटी को सर्वाइव कर रहे हैं। फ्रेश फूड्स तो इंट्रोड्यूस कर ही नहीं पाते हैं ढंग से। हाँ, एक ये भी है कि अपने इंडिया में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका क्या पर्टिकुलर ध्यान रखा जाए, क्या डाइट पर्टिकुलर आप बता सकती है इसको कम करने के लिए? बेसिकली ओबेसिटी भी इसी वजह से है कि हम बहुत ज़्यादा बाहर का फास्ट फूड, जंक फूड, और आजकल कल्चर ही ऐसा हो गया है कि हर एक चीज़ में हम पार्टी करने जाते हैं। बच्चे भी, जब हम लोग 10th क्लास में थे, हमारे लिए पार्टी होती थी कि हमने घर से 10 रुपए लिए हैं और हम कुछ चिप्स कुरकुरे का पैकेट खरीद के खा रहे हैं। पर आजकल बच्चे बर्गर, पिज़्ज़ा, बहुत ज़्यादा चीज़ी फूड्स पे फोकस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड्स के लिए जाते हैं। तो वो 10 रुपए भी हमें महीने में एक बार मिलते थे, और आजकल बच्चों के लिए हर डे का ईजी वे हो गया है। तो इनका कंजप्शन जितना कम हम कर सकें, इनको जितना ज़्यादा हम अपनी लाइफ से थोड़ा सा अवॉइड करें और हेल्दी फूड हैबिट्स पे इंट्रोड्यूस करें, तो अच्छा रहेगा कि हम इन सब चीज़ों से बचेंगे। जी, रेडीमेड फूड के रेडी टू ईट हिसाब से फास्ट फूड से ओबेसिटी बेसिक रीज़न ही है। बच्चों में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ हो रही है, बच्चों में सबसे ज़्यादा थायराइड हो रहा है। आज के 10 साल का बच्चा एंजाइटी का शिकार है, वो सारी डिप्रेशन का शिकार है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आजकल के बच्चों में हो रहे हैं। तो वो सारे बेसिक रीजंस यही हैं कि हम बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों के एक्सपोजर में आ चुके हैं। तो जितना हम अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से बचाएं, एक टाइम को तो सबको इन सब चीज़ों से इंट्रोड्यूस होना ही है, पर जितना ज़्यादा हम बचाएं और जितना लेट हम करें, वो ज़्यादा अच्छा हेल्थ के लिए रहेगा। एक हमें साथ ही ये भी बता दिए, स्किन ग्लोइंग के पीछे खान पान ज़्यादा महत्व रखता है या मेकअप? मेकअप आपको कुछ वक्त के लिए तो ग्लो देगा, पर उसको उतारने के बाद का ग्लो तो आपको आपकी स्किन ने दे सकती है। ये आप हमें बताइए, आज के लिए ये बहुत जरूरी है वुमन में कि क्या ऐसा खान पान करें स्किन ग्लो करे? एक्चुअली सबसे ज़्यादा स्ट्रेस, जितना आप स्ट्रेस लोगे, आपके गुड हार्मोन सिक्रीशंस सबसे ज़्यादा सफ़र करेंगे। आप अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल कीजिए, फूड हैबिट्स को चेंज कीजिए, खाने को टालिए मत। फीमेल्स में स्पेशली ये होता है कि काम को प्रेफरेंस देते हुए अपने फूड को टाल देते हैं। तो आपके बेसिक फूड्स को रेगुलेट कीजिए, आप अपने मील्स को डिवाइड कीजिए, खाने को भी प्रायोरिटी दीजिए उतनी जितनी आप हमारे काम को दे रहे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं अपना 8.5 किलो एक्स्ट्रा वजन अपने फूड और पानी का अपने साथ कैरी करती हूँ, ताकि मैं बाहर का कुछ ना खा सकूं और मुझे घर का ही पानी लेना हो। डू यू हैव चिल्ड्रन? नो मैम। देन अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए क्या आपने कोई फिक्स डाइट प्लान बना के दे रखा है उनको? जी, एक्चुअली मेरे फादर खुद डायबिटिक हैं, तो उनका पूरा डे, मॉर्निंग टू इवनिंग तक डे मैं ही मेंटेन करती हूँ। खाने के लिए स्पेसिफिक आटा हम लोगों ने रखा है, हम गेहूं कम यूज़ करते हैं। गेहूं बुरा नहीं है, पर डायबिटिक्स के लिए थोड़ा सा स्पेसिफिक में क्या, वो हमें बताइए। स्पेसिफिक आप ज्वार आटा यूज़ कर सकते हो। आप मिलेट्स पे जाइए, बेसिकली मिलेट्स सबसे अच्छे होते हैं, जो हमारे बेसिक क्रॉप है। गेहूं हमारा बेसिक क्रॉप नहीं है। बाजरा, मक्का, रागी, ज्वार, ये सब हमारे बेसिक क्रॉप्स हैं। इनसे हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी हो रही है, हमारी हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है, और हाँ, स्किन रिलेटेड इश्यूज भी कम होते हैं। आज के मॉडर्न उसमें टाइम में वुमन बेसिकली जॉब में जाती है, उस दौरान उनको काम भी संभालना होता है, न्यूट्रिशंस को भी वो बैलेंस करके चले, ऐसा कुछ आप बताइए। जी बिल्कुल मैम।
एक्चुअली मैं भी खुद एक वर्किंग हूँ, मुझे भी मॉर्निंग टू इवनिंग तक बाहर रहना होता है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग भी जैसे चाहती हूँ कि सभी उस तरीके से बैलेंस कर पाएँ कि मॉर्निंग में आप अपना एक स्पेसिफिक रूटीन बनाइए और एक दिन पहले अपनी प्रिपरेशन कीजिए जिसमें आपके फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन्स सब आप ऐड कर सके। तो जैसे कुछ भी आप वेजिटेरियन हैं तो आपको ये लगता है कि आपके पास ऑप्शंस कम हैं, वहाँ हम ऑप्शंस भी होते हैं पर हम उन्हें स्किप करते हैं क्योंकि प्रेफरेंस होती है ना आपकी कि आप पनीर नहीं खाना चाहते हैं, आप सोया नहीं खाना चाहते हैं, आप हेल्थ को देखते हुए सबको इम्प्रूव करिए। आप विटामिन्स, मिनरल्स के लिए लीफी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को इंट्रोड्यूस कीजिए, सीड्स और नट्स को भी लीजिए। आप प्रोटीन्स के लिए दूध, दही, छाछ, पनीर, सोया, दालें ये सब अपने रूटीन में रखिए। आप बहुत अच्छा वाटर कंजप्शन कीजिए, हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। टॉक्सिन्स हमारे वैसे ही निकल जाएंगे, किसी तरीके की डिटॉक्सिफिकेशन की हमें ज़रूरत नहीं होगी जो आजकल बहुत टैबू बना हुआ है डिटॉक्स डाइट्स के फॉर्म में। तो अगर आप अच्छा हेल्दी फूड ले रहे हैं, वाटर इनटेक अच्छा कर रहे हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज या वॉक रूटीन को फॉलो कर रहे हैं तो वो आपको बहुत हेल्पफुल होता है। बाकी स्ट्रेस सबसे ज़रूरी है कि वो आप ना लें, वर्क प्लेस पे हो चाहे आपके घर में हो, वो तो सबकी लाइफ में रहेगा ही रहेगा। अभी आपने टैबू रिलेटेड डिटॉक्स जो बताया उससे आप थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कीजिए। हाँ मैम, एक्चुअली टैबू डिटॉक्स ये हो गया है कि लोग बाग सब दाना मेथी का पानी पीजिए, जीरे का पानी पीजिए, हल्दी का पानी पीजिए। अब आप अपने बॉडी टाइप को तो समझिए, उसकी ज़रूरतों को तो समझिए। हर एक तरीके का वाटर हर एक बॉडी टाइप पे जाता है, नहीं जाता है, ज़रूरी भी है या नहीं, वो सब चीज़ें होना ज़रूरी है। आप किसी से सुनकर अच्छा उसने ये शुरू किया है तो मुझे भी ये करना चाहिए, वो आपकी बॉडी को सूट कर रहा है नहीं कर रहा है पता चल रहा है, उसकी वजह से और इश्यूज आपको होने लग रहे हैं। तो वो टैबूज है जो हम अब बहुत फॉलो कर रहे हैं लोगों के कहने पर। अभी एक बार अगेन मैं आपको ओबेसिटी के बारे में ही पूछूंगी कि वेट लॉस के क्या अलग अलग स्टेजेस हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, हम क्या फॉलो कर रहे हैं? एक्चुअली क्या है, वेट लॉस सबके लिए एक अलग जर्नी है। वेट लॉस हो सकता है आपको बाय बर्थ भी आपके पेरेंट से भी मिला हो, वेट गेन जो होता है बेसिकली आपका हो सकता है आपकी हैबिट्स ऐसी रही हो, आपका स्ट्रेस ऐसा रहो उस वजह से आपने वेट गेन किया हो, और सेकेंडरी आप किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से वेट गेन कर चुके हो। तो वहाँ हमें लगता है कि किस तरह से इस वेट को लूज़ कर सकें। बेसिकली ज़्यादा डिफ़िकल्ट लोगों के लिए तब होता है जब वो पेरेंटल वाला फेज़ आ जाता है कि हमारी तो फैमिली में भी सब ओबीज़ हैं, हम भी ओबीज़ हैं, हम कैसे लूज़ कर पाएंगे हमारे। तो वो चीज़ें उन्हें समझनी है कि ये ऐसा नहीं है कि आप कम नहीं कर सकते। यहाँ हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। सेकेंडरी फर्स्ट तो आपका मोटिवेशन होना चाहिए, सेकेंड आपको सही गाइडेंस मिलनी चाहिए। आपको गाइड करने वाले बहुत होते हैं पर सही गाइड करने वाले सब नहीं होते। फर्स्ट स्टेज में आप वेट लॉस कर रहे हो वो अच्छा है कि आपने 2-3 महीने 6 महीने में गेन किया और थोड़ी एफर्ट्स के साथ में आपने वापस लूज़ करा। दूसरा वेट लॉस ऐसे भी होता है कि आप किसी मेडिकल कंडीशन से गुजर रहे थे और उसके बाद जब वो मेडिकल कंडीशन रिकवर हुई तो आपने धीरे धीरे एक्सरसाइजेस, डाइट रूटीन से उसे कंट्रोल किया। और थोड़ा पेरेंटल वाला जो आपका होता है उसमें थोड़े एफर्ट्स ज़्यादा भी लग सकते हैं क्योंकि वहाँ मेटाबॉलिक रेट्स का, आपकी पेरेंटल जेनेटिकल हिस्ट्रीज का बहुत सारा इफेक्ट होता है। तो वहाँ आपको थोड़ी एफर्ट्स दूसरों से ज़्यादा करने होते हैं। जैसे कि आप वॉक एक्सरसाइजेस पे फोकस करिए, आप अपने डाइट रूटीन्स को चेंज करिए, देखिए कि कहीं कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं और उनकी अंदर किस तरीके की मेडिसिन आप ले रहे हैं, स्टेरॉयड बेस्ड तो नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा वेट गेन कराती हैं, या इस तरीके की एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन तो नहीं ले रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा वेट गेन कराती हैं। तो इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा बैलेंस करेंगे और उससे वेट कंटिन्यू, ऐसा नहीं है कि एक बार में आप बहुत जल्दी वेट लॉस कर लेंगे, स्लो और ग्रेजुअली जा रहा है, 1 महीने में 1 से 2 किलो भी कम हो रहा है तो वो हेल्दी वेट लॉस है। आप चाहोगे कि 5 किलो एक साथ कम हो जाए तो वो वापस गेन कर लेंगे आप। इसी में मैं पूछूंगी कि कई लोग जैसे वेट लॉस कर तो लेते हैं, थोड़े दिनों बाद वापस उनका वेट बढ़ने लगता है, तो ये क्या रीज़न है? ये रीज़न वही है कि हम सोचते हैं कि जो हमने सालों से प्रॉपर्टी जमा की है उसको हम एक झटके में ख़त्म कर दें, तो वो ऐसा होता नहीं है। थोड़ा पेशेंस रखना होता है, अपने आप को टाइम देना होता है, अपनी हेल्थ पे फोकस करना होता है
और ग्रेजुअली जाना होता है। ऐसा आप कोशिश करोगे कि सामने वाले ने तो 3 महीने में 15 किलो वज़न कम किया, सामने वाले ने तो ऐसा किया, तो आपको समझना ये है कि पहले तो उसने क्या ट्रिक्स लिए, क्या सिर्फ उसने पानी पीकर ही वज़न कम कर लिया? ये हाँ, चीज़ें ये भी मैं आपसे पूछ रही थी कि मोस्टली सभी ये ही प्रेस्क्राइब करते हैं कि पानी आप मॉर्निंग में खाली पेट पानी पिएं, तो क्या ये सही है? पानी पीना तो कभी भी बुरा नहीं हो सकता ना। ओके। आप खाली पेट पीजिए या भरे पेट पीजिए, पर क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। आप सुबह में एम्प्टी स्टमक होते हैं, वहाँ बहुत सारा पानी पी रहे हैं, आप मैक्सिमम मिनरल फ्लश कर रहे हैं अपने। ओके। अगर आप सुबह में 1 गिलास पानी भी पी रहे हैं तो इट्स इनफ। आप पूरे दिन भर में कितना पानी पीते हैं वो ज़रूरी है। आप लेट नाइट तक पानी पीते रहोगे रात रात में उठ उठ के, तो भी आपको वो प्रॉब्लम करेगा। ओके। आपका टोटल डे इनटेक होना चाहिए। आप अब ये भी डिपेंड करता है कि आप 20 गिलास पानी पी रहे हो, वो आपकी बॉडी की नीड है। मेरी बॉडी की नीड 20 गिलास पानी नहीं है, वो अगर 8 या 10 तो गिलास ये पे भी अलग अलग हिसाब से मतलब 8 या 10 गिलास पे भी काम हो रहा है मेरी बॉडी के लिए, तो मेरे लिए सफिशिएंट है। मैं आपको देख के फॉलो करूँ कि हाँ इन्होंने 20 गिलास पानी पी के वेट लॉस किया है, तो तो मैं मुझे भी भी करूँ। 20 गिलास पीता है, तो वहाँ फिर मेरी बॉडी के मिनरल लॉस होंगे। ओके। आपका मेरा सबका बॉडी टाइप और रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, ये लोगों को समझना ज़रूरी है। भेड़ चाल फॉलो नहीं करना है, मेरे ट्रेनर ने कहा है फॉलो नहीं करना है। जैसे गर्मियों में अक्सर अपन ठंडा पानी प्रेफर करते हैं कि, तो वो भी नुकसान करता है क्या ठंडा पानी? नहीं, पानी ठंडा हो, गुनगुना हो, नॉर्मल हो, आप पी सकते हो। अब हाँ, सबसे ज़रूरी लोग कहते हैं आजकल कि बैठ के पानी पियो। क्यों भाई? आप सड़क पे चलते हुए पानी पियोगे तो क्या बैठ जाओगे? एथलीट्स हो, रनर्स हैं, वो पानी पीते हैं दौड़ते हुए, तो क्या उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा है? उनके घुटने जवाब दे गए? तो ये मिथ्स निकालो। तो कहीं भी कैसे भी आप पानी पानी पी सकते हो, हैं। पानी पीने पे फोकस करो जी। आपके पोस्चर पे नहीं। ये आजकल डाइटिशियंस या जिम वाले या जो यंग ब्लड्स है, इनमें ये हो रहा है कि दूध नहीं पीना है, दूध खराब रहता है। इसमें आप हमें सजेस्ट कीजिए कि क्या दूध नहीं पीना चाहिए? देखिए मैम, एक्चुअली दूध को लेके कुछ ज़्यादा ही मिसकंसेप्शंस क्रिएट कर दिए लोगों ने। क्यों नहीं पिए? आप जब बच्चे थे तब तो दूध पी रहे थे, तब क्यों नहीं छोड़ा फिर आपने? और आज ही ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई? हाँ, मान सकते हैं जब बड़े लेवल पे आप फार्मिंग कर रहे हो, मिल्क के लिए बहुत ज़्यादा कंजप्शन चाहिए, तो वहाँ उन लोगों को उन एनिमल्स को आप इंजेक्शंस लगा के बहुत जल्दी प्रोड्यूस करने के लिए करते हो, तो ठीक है, आप लोकल आपके आसपास वाले दूध वाले से लीजिए। वहाँ आपको ये तो श्योरिटी रहेगी कि आप उसको इंजेक्टेबल प्रोड्यूस नहीं करवा रहे हो। तो दूध पीना चाहिए, कंप्लीट मील समझते हैं हम दूध को, कि अगर आप 1 गिलास दूध पीते हो, अगर आपको भूख नहीं है, तो वो भी उतना ही लेवल पे आपको हेल्पफुल है जितना आप एक अपना मील ले रहे हो। तो इतना जैसे भी कई गलत नहीं बच्चे है। बाहर पढ़ रहे हैं तो उनको पैक्ड मिल्क लेना होता है, तो वो हार्मफुल रहता है क्या? वो तो ज़्यादा अच्छा है, वो तो प्रोसेस होता है, ओके। अच्छे से रिफाइंड होके आ रहा है आपके पास, ओके। तो उसमें तो कोई खतरा ही नहीं है, आप पी सकते हो। जो पतले लोग हैं उनको वेट गेन करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या डाइट लेनी चाहिए? हाँ, बेसिकली क्या है, पतले हम क्यों हैं का वही रीज़न ढूंढना है, जैसे हमने मोटे हम क्यों हुए का रीज़न ढूंढ रहे थे। ओके। तो पतले होने का रीज़न ढूंढेंगे तब हमें पता चल रहा है कि अगर हमें कोई मेडिकल कंडीशन है तो हमें उस पर काम करना होगा, और नहीं है तो फिर हम हमारी मेटाबॉलिक रेट्स को बूस्ट करेंगे। हाँ, वो कैसे करना है? हाँ, बेसिकली मेटाबॉलिक रेट्स को बूस्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है वर्कआउट और एक्सरसाइजेज। वो आपको बहुत अच्छा हेल्प करती हैं आपके वेट गेन करने में भी। पतले लोग भी वर्कआउट करें? बिल्कुल, वर्कआउट तो सबको करना चाहिए, चाहे पतला हो मोटा हो। उन्हें ये दिमाग से निकाल देना है कि हम वर्कआउट करेंगे तो हम और पतले हो जाएंगे। वो नहीं होता है, बल्कि आपकी मसल्स का स्ट्रेंथ अप होगा, टोनिंग होगी और उनकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी, तो आप जो भी आप खा रहे हो वो आपकी मसल्स में अच्छे से एब्जॉर्ब होना शुरू होगा। तो ऑब्वियस है कि आप वेट गेन करेंगे ही। आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है कि कई कंपनीज आपको पूरा पैकेज दे रही है 10,000 में, 15,000 में, मोटे लोग पतले हो जाएंगे, पतले लोग और मोटे हो जाएंगे। ऐसे में क्या उनको फॉलो करना चाहिए? नहीं मैम, प्लीज ऐसी चीजों को तो अपन ना ही डिस्कस करें, क्योंकि इनके बहुत ज्यादा वर्स्ट रिजल्ट्स भी मैंने देखे हैं। कुछ फीमेल्स ऐसी आती हैं जो कंसीव ही नहीं कर पा रही हैं आफ्टर दिस ट्रीटमेंट प्रोसेस। कुछ मेल्स ऐसे आते हैं जिनको फर्टिलिटी प्रॉब्लम हुआ है और जिनको लिवर इश्यूज भी हुए हैं, दिस काइंड ऑफ प्रोटीन डब्बाज।
तो Okay. आप किसी अच्छे डॉक्टर के, किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट सर्टिफाइड जो आपको पर्टिकुलर Okay. गारंटी के साथ ये चीज़ दे रहा हो, क्योंकि इनमें क्या है आजकल चेन वर्क भी चल रहा है। हाँ। कोई भी आपको इसको ज्वाइन कर सकता है, कोई भी डॉक्टर बन रहा है। आप डब्बा बेचने वाला खुद मोटा है, पहले वो तो पतला हो जाए। इवन हाउस वाइफ्स भी इसमें काफी इंटरेस्टेड Involved. होके खरीदती है, फॉलो करती है, हम ये ले रहे हैं मोटे बनने के एक्चुअली लिए। वो अर्निंग सोर्स भी हो गया है आजकल लोगों के लिए, हाँ। कि आप इसको ज्वाइन कर लो, आपको इतने का प्रॉफिट होगा, आपको कुछ सालों में कार मिल जाएगी, कुछ महीनों में घर मिल जाएगा। तो वहाँ ये एक अर्निंग सोर्स बन गया है। वहाँ ये आप हेल्थ में नहीं इन्वॉल्व कर सकते। सबसे गंदा मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि आप नहीं यूज़ करें, हेल्दी वे में जाएं, तो आप लाइफ लॉन्ग लास्टिंग ले जा सकते हैं। हाँ। जैसे आफ्टर 40 तो थोड़ी ओबेसिटी बढ़ती है, पर आजकल देखने को मिल रहा है कि किड्स जो है उनमें ओबेसिटी बढ़ रही है। तो क्या रीजन हो सकता है? ओबेसिटी का किड्स में ये रीज़न है कि बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो हो गया है। आजकल हम बच्चों को सिर्फ छुट्टियों में कोई अकेडमी या क्लासेस ज्वाइन करा रहे हैं, बाकी पूरा डे रूटीन बच्चों का इतना पैक है कि वो 8 घंटे का स्कूल, 4 घंटे का ट्यूशन, 4 घंटे का होमवर्क, फिर सुबह वही रूटीन। तो पूरा सप्ताह इतना पैक है कि बच्चों का फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है उनके लिए, मोबाइल। स्कूल्स में भी आप डिजिटल बोर्ड्स पे पढ़ रहे हो, तो वहाँ एक्टिविटीज़ ज़ीरो है। बच्चों के जो ग्रोथ हार्मोन्स है, सिक्रीशंस बहुत कम हो गया है। जिस एज में बच्चा बढ़ना चाहिए वहाँ उसका ग्रोथ कम होता जा रहा है। वो सारा आपका हार्मोनल इम्बैलेंसिंग, ओवरऑल चीज़ें सब खत्म होती जा रही हैं। तो वहाँ पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों का स्क्रीन टाइम थोड़ा कम हो, कुछ ऐसा मैनेज करें। और स्कूल, स्पेशली स्कूल्स को भी आजकल फोकस करना चाहिए कि बच्चों को एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करें, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हो। पेपर वर्क एक्टिविटीज़ नहीं देनी है। हाँ, स्कूल्स में जो मोस्टली गर्ल्स जो होती है उनमें हीमोग्लोबिन की बहुत कमी आ जाती है, वो चक्कर खा के गिर जाती है क्लासरूम में। तो हीमोग्लोबिन इम्प्रूव करे गर्ल्स, ऐसा कुछ आप हमें बताइए। बिल्कुल मैम, एक्चुअली वो स्कूल्स कैंटीन्स में भी आजकल पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड, जंक फूड ही इंट्रोड्यूस होता है। घर पे भी बच्चे प्रेफर करते हैं कि आज मम्मा पिज़्ज़ा खाएंगे, आज बाहर का ये खाएंगे। तो वहाँ आयरन रिसोर्सेज कहीं भी अवेलेबल नहीं है। और आयरन के साथ में प्रोटीन्स का भी डेफिशिएंट है। तो प्रोटीन और आयरन दोनों एक कॉम्बिनेशन फूड हैं जो एक दूसरे को फुलफिल करते हैं। तो इसलिए चाहिए कि गर्ल्स को मैक्सिमम आयरन कंजप्शन दिया जाए। और वो एब्जॉर्प्शन भी डिपेंड आपको तो श्योर किन करना किन है। में आयरन ज्यादा हो वो आप हमें बताइए। सिंपल बेसिक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दीजिए। सबसे ज्यादा लीफी वेजिटेबल, फ्रूट, सीजनल सब्जियां। सर्दियों में जो सब्जी आ रही है आपको सब खानी है। जितने कलर्स आप यूज कर सकते हो, ग्रीन लीफी यूज कर सकते हो, आप सब यूज करिए। जैसे कहा जाता है कि जैसे हीमोग्लोबिन के लिए रेड फ्रूट्स, या तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं, रेड फूड पिगमेंटेड फूड होते हैं। ऐसा नहीं कि रेड फूड से ही आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, और ऐसा भी नहीं कि पालक खाने से ही हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। आप आयरन कंटेंट किस फूड में ज़्यादा है उस पर फोकस कीजिए। अगर आपके घर में कढ़ाई लोहे की तो आप उसमें भी कुकिंग करिए। कुछ कंटेंट आप आयरन का उससे भी बढ़ा रहे हैं। अब आयरन का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है वो भी आपको देखना है। आयरन एब्जॉर्प्शन विटामिन सी सोर्सेज से ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपकी डाइट में विटामिन सी भी होना ज़रूरी है, क्योंकि सी नहीं होगा तो आयरन एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और इन दोनों को बैलेंस करने के साथ में प्रोटीन, अगर आप पहले एशियन टाइम में जैसे वैद्य होते थे, तो वो कुछ जो बच्चे होते थे उनको 1 कप दूध को गर्म करते थे, एक कील गर्म करते थे और उस कील को दूध में डाल देते थे आयरन के और लिए। महीने भर तक उस बच्चे को पिलाया जाता था। कुछ टाइम में उसका आयरन लेवल बैलेंस होता था। तो वो यही कॉम्बिनेशन था, प्रोटीन और आयरन कॉम्बिनेशन। एक मिल्क में भी आयरन बढ़ सकता है? सिर्फ मिल्क से नहीं, मिल्क एक प्रोटीन सोर्स है जो आयरन को बूस्ट कर सकता है, पर बेसिक प्योरली आयरन मिल्क में नहीं होता है। उस पर कुछ अमाउंट में आपको मिल सकता है। अच्छा, ये भी हमने काफी बार सुना है कि आयरन कम होते ही कैल्शियम की भी कमी हो जाती है। कैल्शियम की कमी आयरन की वजह से नहीं होती है। B12 कॉम्बिनेशन अगर आपका डेफिशिएंट है तो आयरन भी कम होता है। ये दोनों एक कोरिलेट आपके विटामिन्स हैं। आयरन की डेफिशिएंसी से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं, मेंसेस इरेगुलर हो सकते हैं, स्ट्रेस बढ़ सकता है, नींद नहीं आ सकती है, डार्क सर्कल्स बढ़ जाते हैं, स्किन रिलेटेड इशू हो जाते हैं। ये सब आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। जो बच्चों में
कुछ ऐसा इम्बैलेंस भी देखने को मिल रहा है कि कोई कम एज का है वो ज़्यादा उनकी ग्रोथ हो रही है, या ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, एक्चुअली क्या है मैम, ये सब हॉर्मोन्स रिलेटेड इश्यूज हैं। हाँ। बच्चे बहुत ज़्यादा स्क्रीन में इस तरीके की इन्फ्लुएंस करने वाली चीज़ों को देखते हैं, हाँ। जो उनके ग्रोथ हार्मोन्स को बहुत जल्दी सिक्रीशंस इफेक्ट करते हैं। अच्छा। हमारे ब्रेन से सर्कुलेशन ज़्यादा जल्दी हो रहा है। जिस एज ग्रुप में होना चाहिए बच्चा अपनी एज से एडल्ट जल्दी हो रहा है। हाँ। तो वो डिपेंड करता है आपके हार्मोन सिक्रीशन पे, जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स फीमेल्स के अंदर, आपके हार्मोन लेवल्स, ये सब बहुत जल्दी जिस एज में होने चाहिए हाँ। वो उस एज से पहले सिक्रीट हो रहे हैं, क्योंकि आप ऐसी चीज़ों के ज़्यादा कांटेक्ट में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेट हो रहे हैं, जहाँ ज़रूरी नहीं है आपको वो चीज़ें में जाना, आप वहाँ भी जा रहे हैं। आजकल के 10-10 साल के बच्चे पॉर्न्स देख रहे हैं, तो वो आपको क्या कर रहा है, आपको प्रोवोक कर रहा है, आपके हार्मोन्स को प्रोवोक कर रहा है, और वो आपकी एज 10 साल की है, आप 15 साल 20 साल के बच्चे जैसा रिएक्ट कर रहे हो। तो वो इस वजह से है। और देखने में आता है कि आई साइट भी वीक हो रही है, छोटे छोटे बच्चों का आई साइट वीक हो रही है, चश्मे लग रहे हैं उनके। विटामिन ए क्या वो ऐसा डेफिशिएंसी, करे, खाए? बेसिकली बच्चे फ्रूट्स से आजकल बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। फ्रूट्स विटामिन ए सोर्सेज बहुत अच्छा है, और हमारे बच्चे आजकल फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, स्क्रीन टाइम ज़्यादा देते हैं, तो बेसिक आई साइट्स का आपका कांटेक्ट नंबर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। से आफ्टर 40 जो लेडीज हैं उनमें जैसे घुटनों में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, कैल्शियम की कमी क्यों आ जाती है आफ्टर 40? हाँ मैम, एक्चुअली क्या है, मेनोपॉजल फेज जो होता है ओके। उसके अंदर आपके सारे हार्मोन्स अपने पीक से नीचे आने लगते हैं। वहाँ जैसे जैसे आपके हार्मोन्स लो डाउन जाएंगे, वैसे वैसे आपकी मेटाबॉलिक रेट्स, एब्जॉर्प्शन लेवल पुअर होंगे। मोटापा भी बढ़ जाता है। हाँ, तो बेसिकली आपकी ओबेसिटी भी बढ़ेगी, आपकी एब्जॉर्प्शन जहाँ अच्छा 100% था आपके 20s की एज में, वहाँ 40 में आते आते वो 50% रह गया है, कई लोगों में वो 0 भी हो गया है। तो वहाँ हमें सप्लीमेंटेशन लेना चाहिए। ये कोई बुरा नहीं है अगर आप साल में 3 महीने कोई भी आयरन, कैल्शियम, विटामिन ले रहे हो। हाँ, सप्लीमेंट्स के बारे में कि जैसे वर्किंग वुमन है तो वो ऐसी कोई टेबलेट ले सकती है जिससे ग्रोथ हो जाए कैल्शियम की? हाँ बिल्कुल, जैसे आप अच्छे डॉक्टर से, अपने फिजिशियन से कंसल्ट कीजिए, और एक 90 डे साइकिल चलाना, 40 प्लस क्या आजकल तो 20 प्लस लड़कियों के लिए भी ज़रूरी है कि आप 3 महीने में, अगर आप आयरन डेफिशिएंट हो तो आयरन कैल्शियम, ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो। कैल्शियम डेफिशिएंसी हो तो कैल्शियम और विटामिन डी कॉम्बिनेशन लेना ज़रूरी है। विटामिन डी बेसिकली सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन डी हम एक्सपोजर सनलाइट में नहीं है, तो आज के टाइम में हर सेकंड पर्सन विटामिन डी डेफिशिएंट है, और वो हमारे हार्मोन्स रेगुलेशन में सबसे अच्छा रोल करता है। तो उसकी डेफिशिएंसी की वजह से भी ओबेसिटी और पीसीओडी गर्ल्स में बढ़ रहा है, थायराइड और डायबिटीज़ लोगों में बढ़ रही, तो वो विटामिन डी डेफिशिएंसी भी एक रीज़न है। प्रेगनेंसी के टाइम में आपकी हेल्थ प्लस स्किन केयर कैसे मैनेज करें? हाँ, प्रेगनेंसी में सबसे पहले तो फीमेल्स को अपने वेट गेन वाले प्रोसेस को समझना होगा कि हमें फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी टू 9 मंथ कंप्लीटेशन पे 10 to 15 kg वेट गेन ही करना होता है। आप वज़न बढ़ाने पे फोकस मत करिए कि हम खाते रहें हमारा वज़न बढ़ जाए। उसमें आप चाहे, सबसे ज़्यादा झाइयाँ आती हैं प्रेगनेंसी में फीमेल्स को, क्यों? क्योंकि आपका आयरन आपने अच्छा नहीं किया, आपके कैल्शियम विटामिन डी एब्जॉर्प्शन अच्छे नहीं थे, आपने B12 लेवल बैलेंस नहीं किया, तो डॉक्टर्स के दिए हुए सप्लीमेंट्स भी आपने कुछ खाए कुछ फेंक दिए। आपको जो डॉक्टर ने गाइड किया आधा करा नहीं करा, आपने अपने फैमिली के टैबूज़ को इन्वॉल्व किया कि हमारी नानी, हमारी सास, हमारी दादी ये कहती हैं कि ये मत खाओ, ये मत पियो, तो उन पे नहीं जाना है। अक्सर ये भी देखा जाता है कि गर्ल्स जब प्रेग्नेंट होती है आफ्टर मैरिज तो कुछ ज़्यादा ही सप्लीमेंट्स ले लेके उनकी वैसे हेल्थ बढ़ जाती है उनकी। सब एक्चुअली वही खाने का रूटीन, जब हम आज की एज ग्रुप को देख रहे हैं तो फीमेल्स क्या हैं कि अपने कॉन्शियस ज़्यादा थी, तो वो खाने को, डाइट को, सबको अवॉइड करती थी। जब वो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो वो गायनिक से कंसल्ट करती हैं, सारे टेस्ट होते हैं, वहाँ पे मैक्सिमम डेफिशिएंसीज मिलती है। अब डॉक्टर तो यही चाहेगा कि सेफ प्रेगनेंसी आगे तक रहे, तो वो उन्हें सप्लीमेंट्स देते हैं। अब जब आप एकदम से अपनी बॉडी में इतना सब कुछ एक साथ डालोगे तो वो तो बॉडी पे दिखेगा ही, तो इससे डरना नहीं है। और पोस्ट प्रेगनेंसी वेट बहुत अच्छे से लूज़ कर सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है।
पोस्ट प्रेगनेंसी में ही कि क्या ऐसा करें कि वापस वो ग्लो आए और फिजिकल मेंटेनेंस हाँ, वापस वो रहे? सब खाना है, कुछ अवॉइड नहीं करना है। पानी अच्छा, ऐसा नहीं कि पानी पीने से पेट निकल जाता है। हाँ, ये भी सुनने को हाइड्रेटेड मिलता है। रहना ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के बाद बहुत सी फीमेल्स ऐसी होती है कि किन्हीं को हम सुनते हैं कि इसको दौरे पड़ गए। दौरे क्यों पड़ गए कि डिलीवरी के 3 दिन बाद इसको दौरा पड़ गया। वो इसलिए क्योंकि वो हाइड्रेटेड नहीं थी पूरी प्रेगनेंसी। वो जो उसने डिलीवर किया बच्चा, तब से 2 दिन तक वो हॉस्पिटल में थी, वहाँ उसका खाना पीना नहीं हुआ। हाँ, यही होता है। तीसरे दिन जब वो घर आई, वहाँ एग्जॉस्ट हो गई, सब फैमिली मिल रही है, वो सब खाना पीना प्रॉपर नहीं गया, तो वहाँ उसका वाटर लेवल बिल्कुल कम हो गया। तो उसको इस तरह से सफोकेशन होने की वजह से वो दौरे में कन्वर्ट हो गया। तो हाइड्रेशन रखें, पानी खाना सब रेगुलर रखना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। आपने भी अच्छा मेंटेन किया हुआ है, तो आप अपने गर्ल्स को कुछ ऐसे और टिप्स दीजिए ताकि। हाँ, एक्चुअली मैं वॉक वगैरह का रूटीन मेरा अच्छा रहता है। जब मेरे पास टाइम नहीं होता है तो मैं अपने घर के झाड़ू पोछे भी खुद करती हूँ। मेरे पास कोई काम वाली बाई नहीं है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि अपने मैक्सिमम काम खुद कर सकूँ। अच्छा। तो खाना मम्मी बनाती है, बाकी झाड़ू पोछा, डस्टिंग, क्लीनिंग सब मैं खुद से करना पसंद करती हूँ। और ये 2 तरीके से बेनिफिशियरी है। आपको मेंटली भी इन्वॉल्व रखता है, तो आप कुछ फालतू चीज़ें नहीं सोचते हो। सेकेंडरी फिजिकली भी आप बहुत अच्छा लेबर कर लेते हो, तो आपका वजन कम बढ़ता है। कुछ ऐसे किचन टिप्स दीजिए कि जिससे स्किन पे लगा सकें और उन्हीं से थोड़ा न्यूट्रिशंस मिले हाँ, स्किन को। लगाने से ज़्यादा खाना ज़रूरी है। हाँ। जो हम खाते हैं वो ही हमें लगता है। आप अच्छा खाओगे वो अच्छा दिखेगा, जो आप गलत खाओगे वो गलत ही दिखेगा। जैसे कि आप फ्रूट्स वेजिटेबल सैलेड्स खा रहे हो तो आपका स्किन ग्लो दिखेगा ही दिखेगा। आप जंक फ्राइड फूड ये सब खा रहे हो तो आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन आएंगे, एक्ने प्रॉब्लम बढ़ेगी, झुर्रियाँ झुर्रियाँ बढ़ेंगी। तो ये सब आपका खाना ही है जो आपको फिट भी रख सकता है और अनहेल्दी रूटीन में भी ला सकता है। जैसे आलू लगाना स्किन के, टमाटर लगाना, क्या ये सही है? हाँ, कुछ हद तक ठीक है। हाँ, आप आलू थोड़ा सा ब्लीचिंग एजेंट होते हैं उसमें, तो आपको थोड़ा वाइटनिंग देता है। आप वो कुछ टाइम तक के लिए तो बैलेंस कर सकते हो। लॉन्ग लास्टिंग जाने के लिए आपको खाना ही पड़ेगा। हाँ, मार्केट में इतने स्किन केयर, बल्कि इतने कॉस्टली स्किन केयर जो आए हुए हैं वो काफ़ी फॉलो कर रही है गर्ल्स। हाँ, तो क्या हार्मफुल है? देखो मैम, हार्मफुल का हम इतना ज़्यादा लेवल बता नहीं सकते, क्योंकि आपकी स्किन कितने दिन में रिएक्ट करेगी, मेरी स्किन लगाते ही रिएक्ट करेगी, वो डिपेंड करता है। अगर उसमें एजेंट्स क्या हैं, स्टेरॉइड बेस क्या है, सच में वो प्योरली विटामिन मिनरल से ही बना है या उसमें और भी चीज़ें ऐड ऑन है, हमें कोई नहीं बता सकता ना। हम क्या उसको आप कभी स्किन केयर यूज करते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं, मेरे को टाइम भी नहीं है बेसिकली। मैं बस अपना फेस वॉश करती हूँ और मेरी स्किन पे मैं ऐसा कुछ नहीं लगाती जिसमें, क्योंकि टाइम भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं खाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि और नींद लेना ज़रूरी है। अच्छी नींद ही आपकी स्किन को हेल्दी रखती है। जो दालें होती है उनमें कौन सी ऐसी कोई दाल तो नहीं है जो नहीं खानी चाहिए, ज़्यादा नहीं, फायदेमंद नहीं है? दालें तो सबसे अच्छी है, अच्छा प्रोटीन दे रही हैं आपको, आपको सब खाना जैसे चाहिए। मसूर की दाल है, अरहर की दाल है, उनसे भी वही है जो चने बिल्कुल, की दाल और सब मूंग की दाल दालें में होता है? प्रोटीन कैरी करती हैं। बस ऊपर नीचे कुछ अमाउंट हो सकता है, पर ये आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। और बल्कि डेली आपको चेंज करके खाना चाहिए। आप डेली मूंग दाल मत खाओ, क्योंकि क्या होता है, लंबे टाइम तक आप छोटे बच्चे को भी कंटिन्यू दाल ही फीड करा रहे हो। दाल का पानी दे दिया, दाल उबाल के दे दिया, तो बच्चे में एक तरीके का स्टमक में एंजाइम सिक्रीशन बनता है जो बाकी प्रोटीन एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। तो हम क्या देखते हैं, हम तो बच्चे को दिन में 4 बार 8 बार खिला रहे हैं, फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा है। वो इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि आपने वैरायटीज इंट्रोड्यूस नहीं करी हैं, स्पेसिफिक एंजाइम सिक्रीशन को बढ़ा दिया है। आजकल काफ़ी बच्चे डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, गर्ल्स भी, बॉयज़ भी, एडल्ट्स भी है। तो ये आम समस्या हो गई है आजकल। तो उस समय जब डिप्रेशन हो रहा है उस समय ऐसा क्या करें? एक्चुअली डिप्रेशन का बेसिक रीज़न ये है कि हम लोग डिस्कस ही नहीं करते हैं। ओके। डिस्कशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इमोशनल कनेक्ट टूट रहे हैं, आप अपनी फैमिली से अलग हो रहे हैं, आपका एक कॉम्पैक्ट सा सर्कल है जिसमें आपको आपके 4 दोस्त ही चाहिए। अब उन 4 दोस्तों के बीच में अगर आपकी कुछ बात होती है तो आप 5वें को नहीं बता सकते। आप उन चीज़ों को लेके कंटिन्यू सोच रहे हो और फिर डिप्रेस तो होना ही है बेसिक उस चीज़ से आपको फिर।
धीरे धीरे डिप्रेशन आपका बढ़ेगा, एंजाइटी अटैक्स आएंगे और सीवियरिटी आप बहुत तो ज़्यादा। उस समय ऐसा क्या करें कि थोड़ा अच्छा फील हो तुरंत? हाँ, बेसिकली क्या होता है, हम डिसीजन मेकिंग पावर खो देते हैं जब हम बहुत ज़्यादा घबराहट में या टेंशन में होते हैं या बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि हमें काम डाउन होने की कोशिश करनी चाहिए। आप डीप ब्रीथ लीजिए और 2 मिनट के लिए मैक्सिमम अपनी आँख बंद करके नीचे देख लीजिए। आप सामने वाले को देखिए मत और उसके बारे में सोचिए मत। धीरे धीरे आपका जो इतना पीक आया था वो ऑटोमेटिकली डाउन आएगा। तब आप डिसीजन ले सकोगे कि आपको क्या बोलना है। एकदम से सब कुछ तुरंत तुरंत हो जाता है, फिर हम बाद में पछताते हैं कि हमें वो ये नहीं बोलना चाहिए था, वो हमसे बड़ा था या वो हमसे छोटा था। बाद में पछताने से अच्छा है कि उस वक्त के लिए हम 2 मिनट का टाइम ले लें अपने आप को और थोड़ा रिलैक्स हो जाए। उस समय कुछ ऐसा कुछ खाएं जिससे अच्छा फील हो आपके खाना साथ? तो एट द टाइम आपके पास अगर है तो खा पाओगे ना, नहीं है तो वो इंस्टेंट तो आपको यही हेल्पफुल रहता है। और खाने के लिए तो यही है कि जो आपको पसंद आता है, सबसे फेवरेट है, चाहे फिर वो मीठा ही क्यों ना है, आप खा सकते हो। ओके। जो गर्ल्स है उनको मतलब मेनली तो ये डार्क शक्ल जो उनकी आंखों के नीचे, ये ज़्यादा पढ़ाई की वजह से ये देखने, उसके लिए आप हमें कुछ रेमेडी बताइए। डार्क सर्कल्स का बेसिक रीज़न तो हार्मोनल इम्बैलेंसिंग ही है। आयरन, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसीज हैं, तो सबसे पहले हम उन पे काम करेंगे। आपके हार्मोनल बैलेंस को कम कंट्रोल करें, आपके डाइटरी हैबिट्स को चेंज करें। सेकेंडरी, आप स्क्रीन टाइम कम कीजिए। आप अपना एक, और ये बच्चों में आजकल बहुत लेट नाइट पढ़ने का कल्चर चला है कि हम दिन भर तो घूम सकते हैं, रात भर जग के पढ़ेंगे। आप अपनी नींद को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? आपको रात मिली ही इसलिए है कि आप सोएं। वो 6 to 8 आवर टाइम दें, उसमें हमारी बॉडी खुद ब खुद डिटॉक्स हो जाती है। नींद अच्छी लेना ही डिटॉक्स है हमारी बॉडी के लिए। तो जैसे ही आप रात में, क्योंकि क्या होता है, डोपामिन हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, उस डोपामिन हार्मोन का सिक्रीशन मॉर्निंग सनलाइट के साथ सिक्रीशन शुरू होके इवनिंग आपकी जब सनसेट होता है तब तक उसका लेवल लो आ जाता है। पर जब हम लेट नाइट स्टडीज़ के लिए स्क्रीन टाइम बढ़ा रहे हैं, लाइट एक्सपोजर कर रहे हैं, तो फिर वो हमारी नींद को भी डिस्टर्ब कर रहा है, हमारे हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो आपके डार्क सर्कल्स भी आएंगे, स्ट्रेस भी बढ़ेगा, आपको ओवरऑल हेल्थ इश्यूज भी बढ़ेंगे। ओके। हमारी जो आज की पॉडकास्ट है, मैं स्पेशली स्टूडेंट्स, टीनेजर्स, इसके बारे में मैं ज़्यादा पूछना चाहूँगी। जैसे एग्ज़ाम टाइम्स है, या सुनने को आता है कि बादाम खाने से उनका थोड़ी मेमोरी भी बढ़ती है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? बादाम खाने से मेमोरी बढ़ती है या अखरोट खाने से दिमाग चलता है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। ये आपको हेल्दी फैट्स प्रोवाइड कराते हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। ऑक्सीजन कितना अच्छा आपकी बॉडी में जा रहा है, कितना अच्छा आप एक्टिव हो, कितना अच्छा आपकी लर्निंग कैपेसिटी है, वो डिपेंड करती है आपके खुद पे, आपके फोकस पे। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप एक अच्छा हेल्दी डाइट रूटीन, एक्सरसाइज, नींद, इन सबको बैलेंस करोगे। आप सुबह 4 बादाम खा रहे हो, लेट नाइट जग रहे हो, तो आपका रात भर का पढ़ा हुआ सुबह आप रिकॉल कर ही नहीं पाओगे, इतना दिमाग थक जाएगा। ड्राई फ्रूट्स जो आपने अखरोट बताया, बादाम, ये डाइट फ्रूट्स में नहीं आता? डाइट फूड में नहीं आता, ये तो नट्स हैं, आपको खाने चाहिए, हेल्दी फैट्स हैं। ये हेल्प करते हैं और ज़रूरी नहीं आप एक कटोरी भर के खाओ। आप अगर डेली का 4 भी खा रहे हो तो वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है। आपको ज़रूरी नहीं कि मुट्ठी भर के ही खाना है। अब कई बेचारे जो ऐसे लोग हैं नहीं अफोर्ड कर सकते, तो हम कहते हैं मूंगफली को गरीबों का बादाम, मूंगफली भी खा सकते हो। अच्छा। जैसे चाय कॉफ़ी कितनी, क्या अपने हेल्थ के लिए हार्मफुल है, या कभी कभी चाय तो पीना पड़ता है? बिल्कुल वर्किंग बिल्कुल। वुमन या वर्किंग जो भी ऑफिसेज है उसमें सब लोग चाय पीते हैं। हाँ, कैफीन और टैनिन कंटेंट खुद में ही एक नशा है, पर इस नशे को हम लिमिटेड क्वांटिटी में करेंगे तो वो आपके लिए सही है। टैनिन कंटेंट लेने से बोन्स में एब्जॉर्प्शन मिनरल्स का थोड़ा बढ़ता है, पर आप एक्सेस अमाउंट में ले रहे हो तो फिर वो आपके लिए और हार्मफुल क्रिएट कर रहा है। आपके बाकी मिनरल विटामिन एब्जॉर्प्शन को पुअर कर देगा अगर आप दिन भर में चाय पर ही जी रहे हो। हाँ, क्योंकि जो सरकारी दफ्तर है तो उसमें तो बार बार बस चाय चाय आती रहती चाहिए, है, तो वो उनके लिए काफी नुकसान बहुत है। नुकसान है मैम। एक्चुअली ऐसे ही लोग कुछ टाइम में डायबिटिक हो जाते हैं। थायराइड सबसे जल्दी स्टिमुलेट होता है उनके लिए, और बाकी बेसिक जो हेल्थ इश्यूज है वो बढ़ जाते हैं।
जो डायबिटिक पेशेंट्स है उनको डाइट का कैसे क्या वो ले सकते हैं? हाँ, डायबिटिक पेशेंट्स को भूखा नहीं रहना है, उनको ये दिमाग में बिठा लेना है। अब ये भी नहीं है कि भूखा नहीं रहना है तो हमें भर भर के खाना है। हर एक 2 से 3 घंटे के इंटरवल में थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में आप लो। क्या होता है, ग्लूकोज लेवल हमारी बॉडी में कंटिन्यू बन रहा है और आप दे रहे हो तो और ज़्यादा बन रहा है। अब उस ग्लूकोज लेवल का यूटिलाइजेशन मसल्स में होना ज़रूरी है, वो एनर्जी फॉर्म में काम आएगा। पर हम डायबिटिक हैं तो उस यूटिलाइजेशन में एक की पॉइंट है इंसुलिन। अगर वो इंसुलिन आपका सही काम नहीं कर रहा है तो मसल्स में वो ग्लूकोज सप्लाई नहीं हो पा रहा है और ड्यूरिंग द फेज आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता जा रहा है और आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है। हम क्या चाहते हैं, शुगर कम हो, मसल्स में एनर्जी फॉर्म बढ़े, हम अच्छा फील करें, शुगर कंट्रोल हो। तो थोड़ी थोड़ी देर में खाओगी तो थोड़ा थोड़ा ग्लूकोज जाएगा। पेशेंट्स कौन कौन से फ्रूट्स ले सकते हैं? सब खा सकते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स, फ्रूट्स का कोई लिमिट नहीं है। मीठे फ्रूट है तो वो तो उनकी शुगर बढ़ा। पानी के अलावा हर चीज़ से आपको शुगर मिल रहा है। शुगर क्या है, बेसिकली ग्लूकोज इज शुगर नॉर्मल लैंग्वेज में। अगर आपका शुगर कंट्रोल 6 to 7% HbA1c पे है तो वो पेशेंट सब खा सकता है फ्रूट्स में। पर अगर आप 10-12 आपका HbA1c लेके चल रहे हो और फिर भी आप चाहते हो कि मैं सब खा लूँ तो वो 12 से 15, 15 से 20 पे भी ले जाओगे आप। वो आपका हेल्दी होना लाइफस्टाइल को ज़रूरी है। जैसे मैंगो खा सकते हैं नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट? मैंगो खा सकते हो, बनाना खा सकते हो, पर लिमिटेड क्वांटिटी में, जो एक सर्टेन अमाउंट होना चाहिए। जो 80 ईयर्स 75 80 जो सीनियर सिटीजन है उनकी डाइट का फिर ये सब पूरी डाइट प्लान वही उनके लिए लागू होगा या उनका कुछ हाँ, थोड़ा वहाँ reduce हो जाएगा? हाँ, थोड़ा सा एपेटाइट कम हो जाता है, एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, वहाँ पे एक्टिविटीज़ कम हो जाती है। तो हम प्रेफर करते हैं उन्हें कंप्लीट मील भी हो और इतना हैवी भी ना हो कि वो डाइजेस्ट ही ना कर पाएँ। हेवी फूड नहीं हैवी फूड इन द सेंस कि आप बहुत ज़्यादा जंक फ्राइड फूड ये तो दे ही नहीं सकते उन्हें। तो ऐसा फूड दें जिससे उनकी कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हो, मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, फैट सब भी जाए और उनकी हेल्थ भी मेंटेन रहे और उनकी सारी जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उनको भी कवर कर सके। एग्जाम्पल आपको जैसे मैं समझाऊं कि आप दाल चावल का खिचड़ी बना रहे हो, उसमें 1 चम्मच घी डाल सकते हो, उसमें सब्जियां ऐड करके दे सकते हो। तो जिन बेचारे पेशेंट्स के दांत नहीं होते वो बहुत इजीली ये सब खा भी सकते हो और सारे मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन, फैट्स आप दे रहे हो उनको एट अ टाइम। और थोड़ी थोड़ी देर में इस तरीके के फॉर्मेशन आप और तैयार कर सकते हो, तो वो आप ले सकते हो।